रूटीन का मैटर है दुनिया में। आपने ताउन का नाम सुना होगा, हैज़ा और चेचक। मैं दाल खा रहा हूँ, आप अगर प्लीज आप में से कोई खाना चाहे तो मैं मंगवा सकता हूँ आपके लिए। सर, अभी तक दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं उससे इतने लोग जान से नहीं गए जितने अकेले मलेरिया से गए हैं। और भी इलनेसेस के कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे, मैं मलेरिया को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने पिछले दिनों जब बात की थी यहाँ इसी फोरम पे कि जितने अरसे में, यानी पिछले 2 महीने में उस वक्त 9,000 डेथ्स हुई थी, आज 16-17,000 है। तो मैंने कहा कि जितने अरसे में 9,000 डेथ्स कोरोना वायरस से हुई हैं, इतने ही अरसे में सिर्फ सिगरेट पीने से 3.25 लाख और शराब पीने से 7 लाख डेथ्स हुई हैं, इतने ही अरसे में दुनिया भर में। लेकिन उस पर कोई रौला नहीं डालता, लेकिन कोरोना पे बहुत रौला है। मैं नहीं कह रहा कोरोना पे रौला ना डालें, ज़रूर डालें। हर वो चीज़ जो कि नुकसानदेह है उसके लिए रौला बनता है, लेकिन सिगरेट पे रौला क्यों नहीं डालते? तो बहुत सारे लोगों ने फिर वो फेसबुक पे कमेंट्स किए, तो उन्होंने इस तरह की बात की कि जी सिगरेट तो कोई आपे पींदा है ना जी, तो आपे मौत नूं मासी कहंदा है ना, या इस तरह की बातें की। और शराब तो कोई आपे पींदा है तो फिर किसी वेले नूं जाके मरदा है, तो कोरोना दे नाल ते इत्थे बंदा बेकसूर ही मरदा है। और इस तरह के, यानी ये शुरू में था, मेरी वीडियो के शुरू में था, जिसके आपको 5 लाख व्यूज़ हो गए हैं पिछले 72 घंटों में। तो ज़्यादातर सिगरेट और जो अल्कोहल है वो तो म्यूटेट ही करते हैं, कोरोना वायरस म्यूटेट करके और बैक्टीरियल बन के वापस नहीं आ सकता। नहीं, मैं जो एक्चुअली बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जिस चीज़ से इंसान मरता है, अगर हम इंसान को मरने से रोक सकते हैं तो रौला तो बनता है। क्योंकि लोग समझते हैं कि सिगरेट पीना बीमारी नहीं है या शराब पीना बीमारी नहीं है, ये कोई किरदार की ख़राबी है। जबकि हम हमेशा से बताते हैं कि जो शराब पीना या सिगरेट पीना है, ये किरदार की ख़राबी नहीं, ये मूड की ख़राबी की वजह से होता है। ये मूड की ख़राबी जो कि एक बीमारी है। सिगरेट या चरस या नशे बंदा तब करता है जब उसका मूड ख़राब होता है, और जब वो ये नशे करता है तो किरदार की ख़राबी बाद में पैदा होती है। किरदार की ख़राबी बाद में पैदा होती है, ये नहीं होती कि बंदा पहले किरदार का ख़राब होता है तो फिर वो सिगरेट पीता है या फिर वो शराब पीता है या फिर वो चरस पीता है। लेकिन एक दफ़ा जब बंदा अपने मूड को ठीक तरीके से सही नहीं करता है और चरस पीता है, सिगरेट पीता है या शराब पीता है, तो इसकी वजह से फिर किरदार की ख़राबी भी पैदा हो जाती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कैसे? यानी पहले तो मूड की ख़राबी की वजह से बंदा शराब पीता है, फिर शराब पीने की वजह से किरदार की ख़राबी पैदा हो जाती है, बंदा झूठ बोलता है, जुराइम करता है, ऐसी हरकतें करता है जो इमोरल हैं और जुराइम करता है। तो क्यों भला? आप मुझे बता सकते हैं कि शराब पीने से किरदार फिर क्यों ख़राब होता है? आपकी सोशल बायोसाइको चीज़ें सेट हो जाती है, डिपेंडेंसी बन जाती है, उससे आपके मूड और ख़राब हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं मूड आपके। यानी वो चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाती है, और इस कदर ज़रूरत बन जाती है कि आप उसके लिए जायज़ नाजायज़ हर अरबा इस्तेमाल करते हैं। तो ये किरदार की ख़राबी की तरफ चली गई चीज़। लेकिन एक और चीज़ भी है कि जब हमारे दिमाग के ऊपर कोई चीज़ असर करती है और जहाँ हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है और हम फ़िक्र नहीं करते, तो किरदार की ख़राबी पैदा होती है। ये कोई मुझे बता सकता है कि जहाँ फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है, जब हम वहाँ फ़िक्र नहीं करते? देखिए, एक फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा है, उसको दूध की ज़रूरत है, ये बतौर वालिद के मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं चरस पीऊँगा या शराब पीऊँगा या हेरोइन पीऊँगा, मुझे फ़िक्र ही नहीं होगा, तो मैं जो कर सकता हूँ मैं वो भी नहीं करूँगा। तो किरदार की ख़राबी बाद में पैदा होती है, किरदार की ख़राबी पहले नहीं पैदा होती।
कोई भी नशा हो, चाय का भी नशा है तो उससे भी किरदार की खराबी पैदा होगी। बंदा पिएगा वैसे अपने मूड को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर वो उसका दिमाग जो है स्टिमुलेट हो जाएगा और वो रात को सोना नहीं चाहेगा और रात को जागेगा तो फिर उसको पुट्ठी सोचें आएंगी, फिर वो पिज़्ज़ा खाएगा, फिर वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, किरदार की खराबी पैदा होगी। सर चाय तो छोड़ दी, लेकिन ये जो आपने अभी एक सच्ची बात चाय के हवाले से की है, सुन के बड़ा अजीब सा लगा है। खैर दुख सुख हो गया आपसे। नहीं देखो भाई, बंदा चाय पिएगा तो उसका सोने को दिल नहीं जाएगा, उसका विल टू स्लीप कमज़ोर होगी और दूसरे लोगों का वो सोने का टाइम है तो वो डिस्टर्ब करेगा ना। सर साथ ही साथ आपने एक बड़ी नई इंसाइट शेयर की, मेरे लिए भी वो नई है, क्योंकि अभी तक मैं इस लूप को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करता था कि मूड की ख़राबी लीडिंग टू सेल्फ मेडिकेशन यानी नशा, लीडिंग टू किरदार की ख़राबी। लेकिन आपने कहा कि मूड की ख़राबी बज़ाते ख़ुद किरदार की ख़राबी भी पैदा करती है, बी इट विद ड्रग और विदाउट ड्रग। जब मूड ख़राब होगा बंदे का तो वो बाखलाक तो नहीं ना होगा, मुस्कुराएगा तो नहीं ना, चिड़चिड़ा होगा ना वो। तो मूड की ख़राबी यानी बीमारियां भी इंसान का किरदार ख़राब कर देती हैं। एक 4 साल का बच्चा बुखार में माँ को ज़्यादा तंग करता है, एक डायबिटीज़ का मरीज़ या दिल का मरीज़ 60 साल की उम्र में घर वालों को ज़्यादा तंग करता है। तो इसका मतलब है बीमारियां किरदार की खराबी भी पैदा करती हैं, अगरचे हम उसमें माफ़ी ज़्यादा दे देते हैं आसानी से। लेकिन शराब वाले को माफ़ी मिलती नहीं सर। लेकिन वो भी सब कॉन्शियस लेवल पे जो स्टार्टिंग में होती है वो तो माफ़ी मिल रही होती है ना फैमिली तरफ से स्टार्टिंग में। बाद में मेरा ख्याल है खबीसों की माँ है उम्मुल खुबाइस जी। सर मेरा उसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ माफ़ी बनती है वहाँ नहीं मिलती, लेकिन जो बेजा माफ़ियाँ या आसानियाँ होती हैं वो तो समहाउ किसी न किसी शक्ल में मिल रही होती हैं और उसी के नतीजे में ड्रग यूज़ भी और बीमार रवैये भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। शराब वालों को भी कई दफ़ा मैंने माफ़ी मिलती देखी है कि उनके घर वाले कहते हैं चलो इन्हें कमा के साढ़े लिए इन्ना जमा किया है, हुण बुढ़ा हो गया है, अपने कमरे 'च बैठ के शराब पींदा है, एक दो बंदे इनू दे देने आ, कमरे चों ना निकले, क्वारंटीन में रहे। तो कई लोग अपने माँ बाप को शराब की बीमारी के हवाले कर देते हैं बाप को। क्या आपने कभी ऐसा मंज़र देखा कि किसी घर में कोई शराब का मरीज़ है और सब घर वाले उधर नहीं जाते, कहते इधर नहीं जाना, इधर बाऊजी ने? क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी में मंज़र देखा हुआ है कि यानी हम अपने मामू के घर जाते थे तो वो कहते थे ना इधर नहीं जाना, बाऊजी वाल नहीं जाना, शाम को 5 बजे तो बाद बाऊजी वाल नहीं जा सकते। और बच्चे होने के नाते हम पूछते ही नहीं थे, हम कहते थे कि डिस्टर्ब होंगे, शायद बाऊजी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन शाम को वो सारे घर वाले तमाम करते थे कि बाऊजी की तरफ कोई ना जाए। आपने कभी ऐसा मंजर देखा? हफ्ते में एक बार होता था, उनके दोस्त आते थे, वो भी काफ़ी उम्र रसीदा थे और उनका बेटा उन्हें लिखता था, ड्रॉप करता था, वो दोनों अंकल ड्रिंक करते थे और फिर वो लेके जाता था उठा के उनको बाहर। यानी सर ये समझना कि इनकी कुछ कहते चल अपनी इंजॉय कर देने, लेकिन इंजॉय करना और बात है और अल्कोहलिज्म में होना और बात है। यानी इंजॉय करने के नाम पे कभी कोई अपने नौजवान बेटे को कहता है कि चल यार मेरा पुत्र है, मेरे खर्चे से शराब पींदा तो पी भी जाए। बाप कभी करेगा ऐसे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा पुत्र है, इन्हें शराब पीन का शौक है तो यार मेरे खर्चे से शराब पी ले तो एडी केड़ी गल है? बाप नहीं कभी करेगा।
वालिदैन ने किया। कहीं कहीं ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली औलाद माँ बाप का इलाज नहीं कराती, माँ बाप औलाद का इलाज कराते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग शराब को बहुत अच्छा समझते हैं और उस तरह उम्मुल खबाइस नहीं समझते कि जैसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है दूरी पैदा करते हुए अपने आप से, कि अगर उन्हें पता चले कि मैं नशे के मरीज़ों का इलाज करता हूं तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं। दफ्तरों में या किसी जगह किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो कोई मेरा तारुफ कराता है तो मुझे लगता है कि भाई ये तारुफ ना कराएं, क्योंकि अगर कोई बंदा पीता है और उसको तारुफ ये कराया जाए कि मैं नशे का इलाज करता हूँ या शराब का इलाज करता हूँ, तो वो कहेगा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं करना। इसका तजर्बा मुझे हुआ है। नासमझी में लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन एक सवाल, बुनियादी सवाल जो ज़हन में आता है और आपके ज़हन में भी ज़रूर आया होगा, वो ये है कि ये कोरोना जैसी वबाएँ क्यों फैलती हैं? आज क्यों फैली, पहले क्यों फैलती थी? ये कोरोना जैसी वबाएँ क्यों फैलती हैं? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और हम डिफरेंट आपके हैबिटेट बहुत कम हो रहे हैं और आपका जो ग्रीन एरिया कम हो रहा है और आपका जो जो आपका सिविलाइज्ड एरिया वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपकी नई नई फीचर, नई नई चीज़ें म्यूटेट कर रही हैं। हाउसिंग जो वो बढ़ रही है और जो ट्रीज है वो डिफॉरेस्टेशन है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं। सर जो भी हमारी दुनिया के एक कोने में होती थी वही साइकिल पूरा करके ख़त्म हो जाती थी। तो जब ट्रैवलर जब एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल करते हैं तो साथ क्या ही कर रहे हैं, इस वजह से भी शायद ज़्यादा फैलता नहीं, पर 700 साल पहले तो ग्लोबल वार्मिंग कोई नहीं थी, तो उस वक्त ताउन की वबा फैली थी। जी सर। उससे पहले भी वबाएँ फैलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की तो बात हम सुन रहे हैं पिछले चंद साल से। मैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो हैं वो एक कोने से दूसरे कोने में इस बीमारी को ले जाते हैं। जब इन्फ्लुएंजा की जब वो बीमारियाँ फैली थी तो एक खित्ते को मुतासर किया था, वहाँ से अगर लोग कुछ आए मूव करके तो हुआ। जिसका मलेरिया जो है खास एरिया की खूबसूरत बीमारी की वजह। सर क्या ऐसा भी है कि अब इंफॉर्मेशन का एक्सेस या इंफॉर्मेशन की जो प्रोपगेशन है वो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं CNN लगाता हूँ तो मुझे ख़बरें ऐसे पहुँच जाती हैं जैसे मैं ख़ुद वहाँ पर हूँ। हालांकि तो सर क्या न्यूज़ की प्रोपगेशन या उससे तो सिर्फ हमें पता चलता है ना, लेकिन ये बात तो तय है कि वबाएँ पहले भी फैलती थी जिससे ढेर सारे लोग मर जाया करते थे। पहले जंगों से भी लोग मर जाया करते थे। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम में करोड़ों लोग मर गए। और भी जंगें दुनिया में हुई, 1000 साल पहले भी जंगें हुई जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मर जाते थे। और वबाओं से भी लोग मरते हैं। तो आपके ज़हन में कोई आइडिया हो कि ये वबाएँ आती ही क्यों हैं, कैसे आती हैं? क्योंकि ये एक दुनिया का फार्मूला है ना, जिसमें ज़लज़ले भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं, तूफ़ान भी आते हैं, जंगें भी होती हैं। ये जो ये जब इम्बैलेंस होता है नेचर में तो वो इम्बैलेंस की वजह से ये चीज़ें ज़लज़ले शायद इसी वजह से आते हैं, बताएंगे इसी वजह से आते हैं। अच्छा, ज़ाहिर यूँ नहीं लगता कि नेचर चीज़ों को ज़्यादा होना पसंद नहीं करती। नेचर चीज़ों का ज़्यादा होना पसंद करती है। आप देखें, एक बीज आप बोते हैं तो कितना ज़्यादा उससे फल मिलता है।
इसी तरह इंसानों की और जानवरों की अफजाइश होती है तो कितना ज़्यादा होता है, यानी वो बढ़ते हैं। और दिन ब दिन आप देखें कि जितनी फसल अब पैदा होती है पहले पैदा नहीं होती ट्रू थी। सर, ट्रू। यानी एक खेत में जितनी पैदा होती है अब पहले कभी पैदा नहीं होती थी, यील्ड ज़्यादा हो गई है। इसी तरह आपकी मुर्गियां अब तेज़ी से बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, वो बड़े अंडे देती हैं। तो दुनिया में अगर अफजाइश को नापसंद किया जाता होता तो दुनिया की आबादी इतनी ना बढ़ती। 100 साल पहले यानी 120 साल पहले दुनिया की आबादी 50 करोड़ थी, अब दुनिया की आबादी 7.5 अरब है। इतनी ज़्यादा आबादी है तो इसका मतलब है कि दुनिया के फार्मूले में चीज़ों का बढ़ना, चीज़ों का ज़्यादा होना नापसंदीदा नहीं है इस दुनिया के सॉफ्टवेयर में। नहीं, डिस्टर्बिंग कौन है, पता चले कि डिस्टर्बिंग कौन। नहीं, मैं इशारा देता हूँ कि डिस्टर्बिंग ये चीज़ है कि ज़्यादा आबादी है या ज़्यादा चीज़ें हैं, या डिस्टर्बिंग ये चीज़ है कि कुछ आबादी कारामद नहीं है। क्योंकि सर मैं आपकी बात को सेकंड इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे मॉडल्स अवेलेबल हैं जैसे चाइना में, जिसमें एक्सपोनेंशियल हेड काउंट के साथ भी आसानियों को और वसाइल को और ज़रूरतों को केटर किया गया अच्छे अंदाज में, बल्कि दुनिया को भी फ़ायदा पहुंचाया, प्रोडक्शन वहाँ चली गई। चीन में ये वुहान में जो वबा फैली तो वहाँ जो डेथ रेट था वो 2.5% निकला। लेकिन इटली में जब वबा फैली है तो वहाँ डेथ रेट 5-6% है। और अब इटली की जो डेथ रेट टोटल है ये करीब करीब चाइना के बराबर हो गया है। इटली में ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो 80 साल की उम्र के करीब या उससे ज़्यादा थे इटली के। उनमें सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक 57 का था, एक 35 का था। बाकी सब 60 साल से ऊपर थे और ज़्यादातर 80% जो डेथ रेट है उनका वो 80 इयर्स प्लस में हुआ। क्या इससे आपको इशारा मिलता है कि ये दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है या जो दुनिया का निज़ाम है ये कैसे चलता है? सर एक तो इकोसिस्टम के बैलेंस करने की बात तो ठीक अपनी जगह पे, लेकिन सर ये भी तो देखें कि साथ ये जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम और वायरसेस होते हैं ये भी म्यूटेट करते हैं। ये भी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात ही आ जाती है कि इनके अंदर भी कोई किस तरह जिद्दत पैदा होती है। ये जो आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की है, मेरा इशारा इस तरफ है कि आप देखिए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में हर साल जो सर्दियों में डेथ रेट होता है वो गर्मियों के डेथ रेट से कई गुना ज़्यादा होता है। गर्मियों में लोग वहाँ नहीं मरते, मौसम बहुत अच्छा होता है। जिन्होंने मरना होता है वो पहले सर्दियों में मर जाते हैं। तो वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ की जो दुनिया है वो किस तरह चल रहा है, क्योंकि जो सर्दियों में लोग मरते हैं वहाँ वो नमूनिया से मरते हैं, ज़ुकाम, नमूनिया, नज़ला, खांसी, इस चीज़ से मरते हैं। और आगे गर्मियों में फिर नहीं मरते लोग, बहुत कम लोग मरते। मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ ताकि जो एक ज़हन में सवाल पैदा होता है तो मेरे ज़हन में भी सवाल पैदा होता है कि कैसे, क्योंकि ये कहते हैं कि ये उन लोगों को ख़तरा है कि जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, ये उन लोगों को ख़तरा है। और जो यंग आदमी हैं ये उनको नहीं इससे ख़तरा। बैलेंस कर रहे हैं, पॉपुलेशन बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, पॉपुलेशन से मदर नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बात यूँ कर रहे हैं कि देयर इज़ ए मदर नेचर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबको पता चलता है। किसी की नज़र में मदर नेचर खुदा है, किसी के नज़र में भगवान है, किसी की नज़र में अल्लाह है, किसी की नज़र में नेचर है। मदर नेचर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई मखलूक शबाब में है।
यानी मदर नेचर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मखलूक शबाब में है, क्योंकि शबाब को फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फ़र्क उसको पड़ रहा है जो शबाब में नहीं है। देखिए ख़ज़ां आती है तो मुझे बताइए दरख्तों पे से कौन से पत्ते गिरते हैं? पुराने जी, जो वेस्टेड होते हैं, सूखे हुए होते हैं। पीले पत्ते, सूखे हुए पत्ते, वो सब गिर जाते हैं। तो जो सब्ज़ पत्ते होते हैं या सही पत्ते होते हैं वो नहीं गिरते, और जब पीले पत्ते गिर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? नए पत्ते आते हैं। ठीक, और अल्लाह खैर रखे, सबकी खैर रखे, लेकिन आफ्टर द एपिडेमिक और पेंडेमिक जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ लोग मर चुके होंगे। जी नहीं, कुछ लोग तो मर चुके होंगे ना। अभी जैसे 16,000 है, कुछ लोग जान से चले जाएंगे सर। 16,000 है तो ये बढ़ेगा नंबर, पता नहीं कितना बढ़ेगा। लेकिन आखिर में जब हम जायज़ा लेंगे, जिनको भी अल्लाह तौफीक देगा, कोई भी साइंसदान होंगे तो वो जायज़ा लेंगे, जो भी लोग जब जायज़ा लेंगे तो उस जायज़े में मरे हुए लोग कौन होंगे? जी, वल्नरेबल पॉपुलेशन। एक तो वो कहते हैं कि जी बड़ी उम्र की पॉपुलेशन के लोग गुजर जाएंगे, दूसरा वो कि जिनकी बड़ी उम्र भी है और उनको साथ बीमारियां भी हैं तो उनको ख़तरा ज़्यादा है। जो किसी तरह कमज़ोर हैं, मुकाबला नहीं कर सकते बीमारी का, तो वो चले जाएंगे। मैसेज क्या मिलता है कि ये वबाएँ क्यों आती हैं? जी, क्योंकि जो मदर नेचर है उनको हमारा इनफरादी इंटरेस्ट नहीं दरकार होता, उनको हमारी इस दुनिया का जो इज्तमाही इंटरेस्ट है ना, इस दुनिया, इस कायनात का, जिसमें इंसान बसता है, जिसमें जानवर भी बसते हैं। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, ये जानवरों के साथ भी होता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। जानवरों के साथ भी ये प्रोसेस ऐसे ही होता है कि जो कमज़ोर है वो जाएगा, जो तगड़ा है वो रहेगा। आपका वो मुर्गियों में क्या होता है? मुर्गियों में ये होता है कि कुछ मुर्गियां वो रानीखेत की बीमारी से, कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्म होते हैं जिनमें ये कैजुअल्टी ज़्यादा होती है, और वो कौन से पोल्ट्री फार्म होते हैं जिनमें कैजुअल्टी ज़्यादा होती है? जो ख्याल सही नहीं करते। तो मदर नेचर क्या कहती है? वाइप देम आउट। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी है कि चीन में कम लोग दुनिया में सबसे रेशो के एतबार से कम परसेंटेज जान से गई। इटली में उनसे बहुत ज़्यादा, और भी जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है, लेस देन 1%, 0.5% से भी कम। हमारे यहाँ यंग लोग वैसे ही ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ बूढ़े लोग हैं ही बड़े कम। वो कम क्यों हैं? बाय द वे कहीं चले गए? बूढ़े लोग कम क्यों हैं? वो कहाँ चले गए? वो पहले ही गुजर चुके हैं, वो एक ऐसे प्रोसेस में पहले ही गुजर चुके हैं कि जिसे हमने महसूस नहीं किया। कि हमारे यहाँ आम आदमी 60-65 साल की उम्र में गुजर जाता है, अमेरिका में 80-85 साल की उम्र में भी बंदा नहीं गुजरता। तो कहीं ना कहीं आपको वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात जो है वो नज़र आती है। और अगर हर बंदा इस बात को जहन में रखे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन एक बंदा है जो नशा करता है क्योंकि उसका मूड ख़राब रहता है, सिगरेट पीता है, चर्च पीता है, शराब पीता है, हेरोइन पीता है। एक बंदा है नशा करता है,
तो अमूमन नशा करने वालों की उम्र नशा ना करने वालों के मुकाबले में कैसी होती है? कितनी की कम होती है जी? एग्जैक्टली आप ऐसे ही सोच लें, कितनी की कम होती है? नशा करेगा जो बंदा, तो अमूमन कहते हैं ना नशे में ख़तरात हैं। नशे की बीमारी में जो डेथ रेट है 5 इयर्स डेथ रेट, वो 20% है। 20%, क्योंकि जो इलाज नहीं कराते तो वो स्ट्रेट वे ज़्यादा गुजर जाएंगे, जो इलाज कराते हैं वो ज़रा बच जाएंगे। लेकिन नशे की बीमारी में 5 साल डेथ रेट 20% है। आपको किसी और बीमारी का पता है जिसमें 5 साल में 20% मरीज़ दुनिया से चले जाते हैं? कोई और बीमारी? कैंसर का भी यही रेट है, यही रेट है। कैंसर का रेट भी यही है कि जिस बंदे को कैंसर डायग्नोज हुआ है, आज लाहौर में अगर 100 बंदों को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो 5 साल के बाद उसमें से 20 जा चुके होंगे। स्केयर नशे का भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, कैंसर का स्केयर मुआशरे में पूरा बहुत ज़्यादा है। नशे का जो स्केयर है यानी डर है, वो नशे की फैमिली जो मुतासरा है उनके अंदर ज़्यादा है। यानी कैंसर का नाम सभी लोग जब लेते हैं तो उनका खौफ पैदा होता है, लेकिन नशे की बीमारी में जिस घर पे ये हिट करती है वहाँ आप पूछें कहीं, दूसरे लोग अमूमन फ़िल्मों में जब नशे का करैक्टर दिखाया जाता है तो हंसाने के लिए दिखाया जाता है। कोई नशे का जब भी करैक्टर होगा वो एंटरटेन करने के लिए होगा। ये वाहद बीमारी है कि जिसके करैक्टर को दिखा के लोगों को एंटरटेन किया जाता है या हंसाया जाता है। ये आयरनी ऑफ फेट है। लेकिन नशे की बीमारी में जैसे कि चाय भी, खाली सिर्फ जो चाय भी पीता है ये कोई नशा नहीं है जैसे लोग समझते हैं। मैं तो समझता हूँ कि नशा है, और सही मानों में नशा है, क्योंकि अभी भी टीवी पे अगर चाय का इश्तिहार आता है, चाय उबलती हुई दिखाई जाती है तो मैं मुंह इधर उधर करने लगता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। हाँ, अब मैंने ये देखा है कि लोग बड़े मेहरबान हैं कि वो मेरे सामने चाय नहीं पीते, यानी उस बात का बाकायदा ख्याल रखते हैं। अगर मैं किसी को चाय ऑफ़र भी करूं अपने दफ्तर में तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं पीनी, यानी उसे पता होता है कि चूँकि मैं नहीं पीता तो वो भी नहीं पीता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाय से भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उम्र काफ़ी कम होती है, क्योंकि अगर चाय पियेंगे तो आप सही सोएंगे नहीं, आपका दिमाग स्टिमुलेटेड रहेगा जबकि उसको नीचे आने की ज़रूरत है रात के वक्त, और जब आप पूरा सोएंगे नहीं और आपका दिमाग स्टिमुलेटेड रहेगा तो आप दुनियादारी में ज़्यादा पड़े रहेंगे, उससे उम्र कम होने का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा। जब भी कोई नशा करेगा जिसका मतलब है कि उसका मूड ख़राब रहता है तो वो नशा उसको एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस के प्रिंसिपल के तहत वो एग्ज़िट के रूट पे चला जाएगा, एग्ज़िट पे। इसीलिए माँ बाप बहुत डरते हैं, लेकिन ख़ुद नशे का मरीज़ नहीं डरता। खुद नशे का मरीज़ इतना नहीं डरता। आप मुझे बता सकते हैं कि खुद नशे का मरीज़ क्यों नहीं डरता? खुद नशे का मरीज़ क्यों नहीं डरता? बह जाओ, इतनी बह जाओ, एक नींद और कर लो। अच्छा चलो, वॉशरूम तो आके फिर बह जाओ, सो जाओ। जी जी, क्योंकि नशा उसे तकलीफ़ महसूस करने से बचाता है। तकलीफ़ अपनी जगह होती है, नशे का मरीज़ इसलिए नहीं डरता। बल्कि एक वीडियो है, अगर आप दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। मुझे मेरा सेल फ़ोन दे, मैं लेकिन उसके साथ जो नुकसान बाद में होने वाला होता है उसके साथ रिलेट नहीं कर पाता।
बाद में नशा तो चलता रहता है ना, नुकसान चलता रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या हमें अपने बच्चे को जो कि 4 साल का है ये बात बतानी चाहिए कि काका इस दुनिया में अगर तुमने फलाह पानी है तो तुम्हें फिट होना होगा? इसको कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप इस पर कुछ और कहना चाहें तो मुझे बताइए क्या होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप समझते हैं ना, क्या होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? सर अपनी रेस और क्रीड में या इंटर रेसेस में या स्मॉल स्पीशीज में जो ज़्यादा बेहतर होती है दुनिया के हालात और मतलब फिजिकल कंडीशंस के मुताबिक और अदरवाइज साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कंडीशन के मुताबिक बेहतर जो रह सके वो सर्वाइव कर जाता है और दूसरा जो है वो वाइप आउट कर जाता है। और कोई बताना चाहेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? आप कुछ बताएंगे इसका मतलब क्या हो सकता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल का मतलब होता है बच जाना, फिटेस्ट का मतलब है कि फिट बंदे का बच, जो तंदुरुस्त होएगा वो बच जाएगा। ठीक, कोई आप भट्ट साहब कुछ बताइए, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कारोबार में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और कोई आप में से, फजल आप बताएंगे ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट, फिटेस्ट तीसरी डिग्री को कहते हैं ना, फिटेस्ट क्या होता है? आप बताएं हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? यानी फिट रहने वाला सरवाइव करेगा, फिट रहने वाला बचेगा। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कोई और अपने लफ्ज़ों में बयान करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो लफ्ज़ जो फिट रखेगा वही सरवाइव करेगा। आप अच्छा, अगर पाकिस्तान की टीम को, क्रिकेट टीम को देखा जाए तो वहाँ कौन सरवाइव करेगा? फिट, ठीक है ना, क्योंकि जिस दिन वो फिट नहीं रहेगा तो इंतज़ामिया क्या करेगी जी? आंखें नहीं मिलाएगी, जावेद मियां दाद के साथ आंखें नहीं मिलाएगी। अब वो फिट नहीं रहा, अब वो स्कोर नहीं करता, कहेगा सर तुसी रेस्ट नहीं करते इस मैच। ये आप अगर देखें पाकिस्तान की टीम में 11 खिलाड़ियों की जगह है, 12वें खिलाड़ी को टीम में नहीं डालना, फिर भी वो 15-16 रख लेते हैं ताकि ऐन मौके पे अगर कोई अनफिट हो जाए तो उनमें से कोई डाल दें। लेकिन जिस दिन कोई खिलाड़ी बहुत अच्छे स्कोर करता है बाबर आजम की तरह, तो क्या लगता है कि बाबर आजम की तो जगह पक्की है टीम में, बाबर आजम की जगह पक्की है। हकीकत क्या है? फिट रहेगा तो खेलेगा। युवराज, लेकिन अगर माजिद खान भी होएगा तो सब तो पहले इमरान खान आके उसको निकालेगा। इमरान खान आते ही सबसे पहले उसने माजिद खान निकाला। माजिद खान ने इमरान खान को बनाया था, जानते हैं ना। अगर माजिद खान ना होता, माजिद खान का वालिद क्रिकेटर था जहांगीर खान, जिसने जहांगीर खान ने एक दफ़ा हिट मारी थी बॉल को, तो वो जाके एक चिड़िया को लगी हवा में, तो चिड़िया मर गई। तो उन्होंने वो चिड़िया महफूज करके रखी हुई है अंग्रेज़ों ने जी। हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब माजिद खान खेलते थे तो एक दफ़ा उन्होंने हिट किया गेंद को, तो वो इतनी गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई कि किसी को नज़र नहीं आई। यानी इतनी तेज़ बॉलर ने बॉल फेंकी, उसने उस बॉल को हिट किया ऐसे तरीके से, जिसे फ्लिक करना कहते हैं शायद, कि वो देखते ही रह गए कि बॉल किधर गई है। और उस माजिद खान ने जिसने इमरान खान को डेवलप करके इमरान खान बनाया था,
जब इमरान खान आया तो सबसे पहले उसने माजिद खान को कहा कि हुन तुसी आराम करो, और माजिद खान ने बड़ा गिला भी किया कि अब क्रिकेट खेलनी आई है तो अब टीम से बाहर निकाल दिया है, ये उसका ख्याल था। तो इमरान खान ने गलत किया कि ठीक किया? ठीक किया। हर सीईओ यही करेगा, हर सीईओ यही करेगा। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो 11 की टीम बनाएगा तो वो यही करेगा, चाहे वो इसको शुगर कोट करे, चाहे वो कुछ करे, वो वही है, वो वही है। और यहाँ बड़ा वाज़ेह है, इसलिए हम कहते हैं जी उन 11 ही रखने ना, असी केड़े को 82 प्लेयर रखने ने या 88 प्लेयर रखने ने, तो चलो माजिद नूं तो रखो ना, तो ज़हीर अब्बास नूं भी रखो ना, तो मियाँ दाद नूं भी रखो, और सरफराज नवाज को भी रखो। तो ये चीज़ क्रिकेट टीम में नहीं हो सकती, बाकी कई जगहों पे ये चीज़ होती है, लेकिन नहायत खामोशी से एक चीज़ होती रहती है जिसको हम कहते हैं रीडंडेंसी। रीडंडेंसी, जो रीडंडेंसी है, ये कभी सुना किसी ने लफ्ज़ रीडंडेंसी? रीडंडेंसी आप मतलब सही समझा रहे हैं? कोई लफ्ज़ बताएं, उर्दू में है इसका कोई लफ्ज़? फाजल हो जाना, इजाफी हो जाना, फारिगी हो जाना, रीडंडेंसी। जी नेगेटिव, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? नहीं नहीं, जैसे रिडंडेंसी, देखिए रिडंडेंट होना तो नेगेटिव है, वो तो फाजल हो गया, फारिग हो गया। रिडंडेंसी कैसी है? रिडंडेंसी जैसे क्रिकेट टीम की हम मिसाल दे रहे हैं, तो क्रिकेट टीम में जब लोग स्कोर नहीं करते, जब लोग आउट नहीं करते, जब लोग फील्डिंग अच्छी नहीं करते, तो उनको फारिग कर दिया जाता है, वो फाजल हो जाते हैं, वो मतरूक हो जाते हैं। मतरूक, रिडंडेंसी, मतरूक का मतलब ये है कि वो कारामद नहीं रहते, तो उनको उस टीम में से निकाल दिया जाता है। और टीमों में जितना वाज़े ये नज़र आता है, ऑर्गेनाइजेशंस में ये इतना वाज़े नज़र नहीं आता, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी चल रहा होता है। मुझे बताइए कि लाहौर में कितनी ऐसी फर्म्स होंगी, कितनी ऐसी कंपनीज होंगी, कितने ऐसे कारोबार होंगे जो कि एक दादा ने शुरू किए थे और उसने अपने बेटे के हवाले किया, और बेटे ने अपने बेटे के हवाले किया। दादा भी ज़िंदा है लेकिन वो कारोबार से बाहर है। कितने को होंगे? अच्छे कारोबार वाले सैकड़ों होंगे ना। तो जिस बंदे ने वो कारोबार खुद ही बनाया था, तो उसका जो बेटा आके उसको कैसे फारिग करता है? फारिग नहीं करेगा सर, वो मेरे ख्याल से जो अच्छे कारोबार वाले की बात करें हम, ये नहीं, मैं तो नहीं, बेहतरीन फैमिली बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, बेहतरीन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। तो आखिर देखिए, जब भी कोई बाप कोई बिजनेस करता है तो फिर वो बेटा आता है और फिर पोता आता है, तो लाजमी नहीं होना चाहिए। सब वो कहते हैं पापा अब आप रेस्ट करिए। हाँ अब आप आराम करें, हम जो हैं आपकी खिदमत करेंगे। तो डिप्लोमेसी से, शुगर कोटिंग से वो कहेगा कि नहीं अब आप थक जाते हैं, अब आप आराम करें, आप इतना मुश्किल काम क्यों करते हैं। तो वो तरीके से कह रहे होते हैं कि आप एक्चुअली रिडंडेंट हो गए। लेकिन बहुत ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो फिट रहते हैं 80 साल की उम्र तक, 85 साल की उम्र तक। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बिल्कुल फिट होते हैं और अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ, अपने पोते के साथ भी चल रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार तो होना होगा ना रिडंडेंट। लेकिन ये जो मदर नेचर है, जिसने इतना बड़ा अदारा चलाया हुआ है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें कुल दुनिया है, उसमें वीकलिंग्स जो होती हैं, वो जो वीकलिंग्स हैं उनको वाइप आउट करने के, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया जालमाना सा, वाइप आउट। क्योंकि जो सीईओ का इंटरेस्ट है वो किधर होता है?
प्रोडक्टिविटी नहीं, सीईओ का जो होता है कि निज़ाम A1 चलना चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए, कारोबार में ग्रोथ, दुनिया में ग्रोथ होनी चाहिए, निज़ाम में ग्रोथ होनी चाहिए, फ्लरिश करना चाहिए, और उसके लिए कोई किसी की कुर्बानी देने की ज़रूरत हो तो वो कहता है दे दो। ज़ाहिर तो ये भी कहते हैं कि सिगरेट पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, नशा करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, वो पहले ही फारिग हो जाता है जी, पहले चला जाता है। तो ये भी एक ये निमित्त ही है ना कि एक सिगरेट पीने वाला, क्योंकि उस आप शक्ल से देखिए उसकी सेहत ठीक नहीं है, वो बिल्कुल फिट नहीं है, और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, और नशे की वजह से उसको उन बीमारियों का एहसास नहीं होता। अच्छा, हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो उनके जो दांत हैं वो क्यों फ़ौरन दर्द करने लगते हैं, क्यों उनके दांतों के इलाज की ज़रूरत पेश आ जाती है, क्यों उनके अंदर नई नई बीमारियां सामने आने लगती हैं, क्योंकि ये वो बीमारियां होती हैं जो नशे के अंदर छुपी हुई होती हैं, और नशा पीछे हटता है तो ये बीमारियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं। मूड की बीमारियां, मिजाज की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, और दांतों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, क्योंकि ये हम आम देखते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको कोई ना कोई पंगा रहता है, तकलीफ़ रहती है कोई ना कोई। और हालांकि ये ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट हैं ये 35 साल से कम उम्र के होते हैं, जबकि मशीनरी अभी उनकी अच्छी होनी चाहिए। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो मुझे बताइए कि एक माँ बाप को जब अपने औलाद के हवाले से कोई मनसूबाबंदी करनी होती है और 4 साल का बच्चा उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो माँ बाप को उसके अंदर ये एक असूल समझाना चाहिए, इंस्टिल करना चाहिए कि नहीं, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है। ये दुनिया उसकी है जो फिट है, जो अनफिट है वो फारिग है। क्योंकि क्रिकेट टीम की मिसाल भी आपने दे दी, अदारों की मिसाल भी दे दी, फैमिली बिजनेसेस की मिसाल दे दी, हत्ता कि जिसे कोई फारिग नहीं कर सकता वो खुद फारिग हो जाता है। सीईओ जिसको कोई फारिग नहीं कर सकता वो एक दिन खुद फारिग हो जाता है, क्योंकि वो कोप नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिट नहीं होता। इसलिए तो मुझे बताएं कि नशे की बीमारी में जो फिटनेस है उसका क्या बनता है, नशे की बीमारी में फिटनेस का क्या बनता है? अनफिट हो जाता है जी। अच्छा, अनफिट होता है और उसको पता भी नहीं होता कि अनफिट है। यानी एक अनफिट होना और चीज़ है, एक अनफिट होना और पता भी ना हो कि आप अनफिट है जी। साइकोसिस में चला जाता, पता नहीं चलता, और उसको सब घर वाले बता रहे होते हैं, बिल्कुल एक रोज़े रोशन की तरह चीज़ें बता रहे होते हैं, तो उसको नहीं पता चलता। बताएंगे इनके घर जाके कोई बातचीत हुई हो, इन्होंने महसूस किया हो कि हाँ मेरा कोई मसला था जो हल हुआ है और हल रहना चाहिए। रात को दवाइयाँ खाते वक्त क्या कहा? जिसने कहा कि मुझे दवाई खानी चाहिए थी, अगर मैं खाता तो मैं वहाँ ना जाता। और दवाई खाई तो आ भी गई, ठीक, वरना तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि दवाई ने वो हकीकत हाल बाज़े की। लेकिन अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल को देखा जाए तो इनकी फ़िटनेस में ख़राबी कहाँ है? डोले शोले तो ठीक हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिर्फ डोले से तो नहीं होती ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बेपनाह चीज़ों में होगी। तो हमें कहाँ कहाँ फिटेस्ट होने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ बेहतरीन सूरत हाल होने की ज़रूरत है? तालीम के मामले में, इखलाक के मामले में, जहन के मामले में, ब्रेन के मामले में, और जिस्म के मामले में, और हड्डियों के मामले में। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अभी भी ये कोरोना वायरस है, तो उसमें जो 65 ईयर्स से अबव हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है।
आखिर में जब दुनिया इस वबा से निकल जाएगी, जो कि डेफिनेटली निकल जाएगी, दुनिया पहले भी इस वबा से और ऐसी बहुत सारी वबाओं से निकल चुकी है, और पीछे जो हिस्ट्री छोड़ के जाती है ये वबा, वो ये छोड़ के जाती है कि इतने लोग बीमार हुए थे, इतने लोग दुनिया से चले गए। और ये कोई नई बात नहीं है, जैसे हमें नई लग रही है, लेकिन ये नई बात नहीं है, क्योंकि पिछली सदी में कई वबाएँ आईं और करोड़ों की तादाद में लोग लुक़्मा अजल बन गए। मलेरिया जब पहले आता था तो एक एक इलाके में रोज़ के 5-5 हज़ार लोग मर जाते थे मलेरिया से। अब मलेरिया को कोई लिफ्ट नहीं कराता। अब मलेरिया के बारे में लोग बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। टीबी से दुनिया में किसी ज़माने में हर रोज़ हज़ारों लोग मरते थे। चेचक से मरते नहीं थे, कुछ मरते थे, कुछ के चेहरे पे दाग रह जाते थे। ताउन और इस तरह की और बीमारियां। लेकिन असल बात यह है कि जो इंसान है उसके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है, जो अज़ल से चलता आ रहा है। हम उसे पसंद करें या ना पसंद करें, हम फिटनेस की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते, हम कोई अनफेयर मीन्स से काम निकालना चाहते हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब एक आम सी मिसाल है, हेल्थ इज़ वेल्थ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम फिटनेस की तरफ माइल नहीं होना चाहते, हम किसी और तरीके से अपना काम निकालना चाहते हैं। देखिए, इम्तिहान पास करने का, आला नंबर लेने का बेहतरीन तरीका क्या है? तैयारी करें। लेकिन हम बूटी लेके भी तो चले जाते हैं। हम चिड़ियों को दाना भी तो डालना शुरू कर देते हैं कि इससे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। आप में से किसी ने चिड़ियों को दाना डाला इम्तिहान में पास होने के लिए? अभी बहुत सारे लोग चिड़ियों का दाना डालते हैं या इस तरह के काम करते हैं, जो कि फिटेस्ट बनने की बजाय वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई तवीज़ करा लिया, कोई दाता साहब देखें भेज दी। आजकल वो काम कैसा हो रहा है? ये कोरोना वायरस के हवाले से वो काम कैसा हो रहा है दुनिया में? वो काम कितना हो रहा है जी? सारी दुकानें बंद हो गई ना। अभी लोग आ गए ना अपनी असली मास्क पहनने पे जी। पीर साहबान गायब हो गए, छुट्टी पे चले गए। आजकल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी पीर नहीं मिलेगा। ठीक, तो मज़ारों पे भी आजकल कोई नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप ये माल रोड पे चले जाएं या जेल रोड पे चले जाएं तो आपको लोग सड़कों पे कुछ दाल रोटी ख़रीदते हुए, कुछ काम काज करते हुए नज़र आएंगे, और पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं कि यार क्यों कार नहीं बंदे, तुसी की मसला है थानू? तो मैंने से बोला कि जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाएं, और कईयों को कह रहे थे वापस जाओ। लेकिन अगर आप, हैरत होगी आपको कि अगर आप दाता साहब जाएं या शाह जमाल चले जाएं तो आपको वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, जाके पता कर ले। और वहाँ पुलिस भी कोई नहीं है, वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब कोरोना वायरस का ये फैलाव हुआ है तो लोग कितनी जल्दी ठीक हो गए। जैसे आपने कहा कि पीर फ़कीर भी गायब हो गए। तो ये जितने अनफेयर मीन्स थे, फिटनेस की बजाय जो नाजायज़ ज़राए थे जितने भी, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात मैं आपको फिर भी बताऊं कि लोग साइंस की तरफ रुजू कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। आज हम बड़े फासले पे बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये हम सब कर रहे हैं, लेकिन दिल अंदर से डरता है कि नहीं? डरता है ना। और जब टीवी वाले धड़ाधड़ खबरें देते हैं कि इतने मर गए, इतने बच गए, इतने मर गए, इतने बच गए, तो आपका दिल डरता है, मेरा दिल डरता है। तो फिर साइंस हमारी पूरी मदद तो कोई नहीं करती ना। साइंस हमारी अधूरी मदद करती है, हमेशा से साइंस हमारी अधूरी मदद करती है। पहले से ज़्यादा करती है पर अधूरी मदद करती है। साइंस मदद करती है, अधूरी मदद करती है।
आप अज़ल से देख लें, साइंस कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा, पहले टेलीफोन था, फिर मोबाइल आ गया, और अब और भी नई नई डिवाइसेस आती हैं। साइंस मदद करती है, पर कहीं साइंस में कसर रह जाती है। उसी गैप को हम फेथ से और स्पिरिचुअलिटी से फिल करते हैं, क्योंकि अगर हमें डर लगता है तो हमें ग्रेसफुली सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये कोरोना की वबा जो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नई जंग है, कि जो फिट होगा जो बच जाएगा, जो फिट नहीं होगा वो नहीं बचेगा। लेकिन किसी के लिए इसमें सबक क्या है कि फिट होना चाहिए कि नहीं? फिट अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप को कितना ख़तरा है तो इसके और भी कई तरीके हैं। एक तो उम्र की बात है कि अगर आप 65 से अबव हैं तो आप समझें कि आप डेंजर जोन में हैं, तो आपको ज़्यादा एहतियातें करने की ज़रूरत है। तो घरों में बुज़ुर्गों को इस वक्त ज़रा ज़्यादा एहतियातों की ज़रूरत है। आपको पता है कि ये हमारे जिस्म के किस निज़ाम पे हमला करता है? ये रोज़ इतना जो शोर सुनते हैं, इतने मर गए, इतने बच गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ये नाक से हम हवा नहीं, भेजो बस ख़त्म होने वाली बात। नाक से हवा हम लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं, तो ये हवा फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में हवा की नालियों में से ये खून के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये हमारा एक सांस का निज़ाम है। आपने फेफड़े का कोई तसव्वुर ज़रूर होगा, आपने कलेजी खाई होगी, बकरे की कलेजी खाई कभी? वो क्या होता है? फेफड़े को क्या कहते हैं? फेफड़े नहीं खाते? खाते हैं, हाँ हाँ, वही कलेजी। नहीं, कलेजी तो जिगर होता है ना, तो ये फेफड़ों को भी काट के उसी तरीके से खाते हैं ना। हाँ, तो आप यूँ समझिए कि ख़तरा हमारे एक निज़ाम को है, वो है निज़ाम इन्हज़ाम, यानी ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़तरा है, निज़ाम को नहीं, निज़ाम तनफ़्फ़ुस को ख़तरा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़तरा है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले ऊपर एक ट्रैकिया है जिसमें से हवा अंदर जाती है, फिर वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, फिर आगे 4, फिर 8, फिर आगे बहुत दूर तक वो हज़ारों की तादाद में सांस की नालियाँ होती हैं जिसमें से हवा अंदर जाती है। और ये जो कोरोना वायरस है ये किसी न किसी तरीके से जब हमारे ये सांस की नाली में जाएगा तो ये अपना काम शुरू करता है, और ये किसी दूसरे बंदे से ही हमारे पास आ सकता है और कोई ज़रिया नहीं है। यानी इंसान इसका कैरियर है, और जब वो उसकी नाक बहती है तो उसमें जो मवाद होता है तो उसके अंदर ये कोरोना वायरस होता है, और अगर ये किसी जैसे एक कुर्सी पे यहाँ लग जाए तो 8-10 घंटे में ये बेअसर हो जाता है। अच्छा, ये जरासीम नहीं होता, जरासीम को बैक्टीरिया कहते हैं, पर ये जरासीम नहीं होता, ये वायरस होता है। इसके लिए उर्दू में नाम है जो मैंने रखा है कल ही, वो है शतुंगड़ी। ये शतुंगड़ी है। एक मिनट जी, मैं ज़रा एक कॉल बीच में ले लूँ कि टीवी वाले। से प्रोग्राम किया था ये, वो उसके बारे में बता रहे थे कि प्रोमो उसका चल रहा है। अच्छा, सांस का निज़ाम है, तो सबसे पहले तो फोकस कर लें कि हमने अपने सांस के निज़ाम को ठीक करना है और तगड़ा करना है। और सांस के निज़ाम को तगड़ा करने के लिए सिगरेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सिगरेट में असर ना हो तो धुआं उससे भी अच्छी चीज़ है। डस्ट जो है उससे भी गुजारा हो सकता है अगर खूब डस्ट। क्या ख्याल है? सिगरेट तो इसके लिए बहुत ही, क्यों जी?
मूसा रात से सिगरेट कर रहे हैं। हाँ, तो सांस के निज़ाम को मुझे आप बता सकते हैं कि कैसे मजबूत किया जा सकता है? चले, सिगरेट से तो नहीं किया जा सकता, धुएं से भी नहीं किया जा सकता, डस्ट से भी नहीं किया जा सकता, कैसे जी? जनरल एक्सरसाइज या सांस की एक्सरसाइज? जनरल एक्सरसाइज या सांस की एक्सरसाइज? जब जनरल एक्सरसाइज करेंगे तो सांस की भी होगी, लेकिन सांस की एक्सरसाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। सांस की एक्सरसाइज करने का तरीका यह है कि एक लंबा सांस अंदर लें तो उसको रोकें और फिर ज़ोर से सांस को बाहर। जब आप लंबा सांस अंदर लेते हैं तो आपकी जो ये पसलियाँ हैं ये सारी फैलती हैं और फेफड़े भी फैल जाते हैं, उनमें खूब हवा आ जाती है और जो सांस की नालियाँ बंद हैं वो भी खुल जाती हैं। और आपको पता है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपका सांस और तरह चलता है, जब आप बैठे होते हैं तो आपका सांस और तरह चलता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग दौड़ते हैं तो उनका सांस का निज़ाम ज़्यादा तगड़ा होगा, क्योंकि आखिरकार ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे अंदर जब जाता है तो ये सांस की नाली की अंदरूनी दीवार पे जाके चिपक जाता है और वो जो दीवार होती है वो कोरोना वायरस के चिपकने से कमज़ोर हो जाती है और उस दीवार के अंदर चला जाता है कोरोना वायरस। और जो ही उस दीवार के अंदर जाता है तो वो दीवार गलत फहमी में ये समझती है कि ये जो शितुंगड़ी है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ख़ुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकती अपने आप को। ये शितुंगड़ी जिसका नाम मैंने रखा है ये ख़ुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, और जो चीज़ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती यानी जिसकी नशो नुमा नहीं हो सकती, जिसकी आगे नहीं चल सकती नस्ल, वो बेजान चीज़ है। जानदार चीज़ वो है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, जो आगे मल्टीप्लाई कर सकती है। तो ये हमारी वो सांस की दीवार के साथ जाके चिपक जाता है और वहाँ जो भी खुलिए के साथ ये चिपकता है ये उसके अंदर घुस जाता है और इसके अंदर एक खुफिया मैसेज होता है जिसको RNA कहते हैं या DNA कहते हैं। वो मैसेज उसको मिलता है, खुफिया मैसेज मिलता है उस सेल के, मुझे मल्टीप्लाई करो, और ये 2 से 4 से 8 से 16 और 32 ये खेल शुरू हो जाता है। वो खुलिया उससे भर जाता है शितुंगड़ियों से, तो वो खुलिया फट जाता है, तो वो सारे का सारा सांस की नाली में फिर ढेर सारे, ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हों और एक छोटा सा कील जिसको ब्रिंजी का कील कहते हैं आपके पाँव में चुभ जाता है, अंदर चला जाता है, और आपका पाँव उस कील को देख के वैसे कील और बना दे काफ़ी सारे, और इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपका पाँव फट जाए और कील की सारे सड़क पे बिखर जाएं, तो जो और लोग पीछे चलते हुए आ रहे हैं उनको भी चुभेंगे और उनके अंदर भी वो मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे है। अच्छा, जब ये कोरोना उस तरह अंदर जाता है तो उसका ये भी अंजाम हो सकता है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका खुलिया उसे ख़त्म कर दे, उस शितुंगड़ी को ख़त्म कर दे, और आपको कोई सिम्टम भी नहीं हुए और आपको जरासीम भी पहुँचे और आप सेहतमंद के सेहतमंद है। ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो सेल है बॉडी के अंदर वो उसके पीछे चल के उसकी मल्टीप्लिकेशन में, उसकी नशो नुमा में, उसकी अफजाइश में हिस्सा लेने लगे और उसके बाद वो ख़ुद फट जाए, तबाह हो जाए, और जो कोरोना वायरस है वो सांस की नाली में आ जाए और वहाँ जो रतूबत होती है, वो जो गीलापन होता है उसके साथ मिल के वो जो नाक बहती है, ये तो आपको पता होगा, उसको हम पंजाबी में सींड कहते हैं। सींड जो बड़ा स्टिकी होता है, किसी चीज़ के साथ चिपक जाए तो बहुत ज़ोर से पानी मारना पड़ता है तो फिर वो हटता है। तो वो जब बाहर निकलता है तो दूसरे लोगों के नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए उसका अंदर जाना ज़रूरी है अगर बीमारी होनी है तो, और आँखों के रास्ते भी जा सकता है। कभी आपने आँखों में कतरे डाले हों तो आपको गले में महसूस होते हैं कि नहीं? अगर गले में महसूस होते हैं तो इसका मतलब है कि आँखों से भी एक रूट है। तो अपने हाथों को आँखों पे ना लगाएं और अपने हाथों को अपने नाक पे और मुंह पे भी ना लगाएं, और अगर ऐसा करें तो फिर उसके बाद हाथ धो लें और वक्तन फ़ोक्तन हाथ धोते रहें, चाहे सादा पानी से धोते रहें। लेकिन अगर
ये कोरोना वायरस वहाँ जाके तो खूब परवरिश पाना शुरू कर देता है, तो फिर नाक बहना शुरू हो जाती है, फिर हल्का सा बुखार हो जाता है क्योंकि जिस्म अब उससे मुकाबला करने के लिए करवटें ले रहा है, और ज़ुकाम की सारी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें से फिर एक अलामत होती है जिसमें सांस में दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है, और सांस में दिक्कत, ये तो दूसरा गेयर लग गया, सांस में दिक्कत पैदा हो गई। और ये उन लोगों को सांस में दिक्कत ज़्यादा पैदा होगी कि जिन्होंने कभी सांस की वर्जिशें नहीं की, जिन्होंने कभी दौड़ नहीं लगाई, और जिनको सिगरेट पीने की आदत है, और जिनको किसी न किसी तरह से दमे की तकलीफ़ थी, या किसी भी और वजह से जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या निज़ाम तनफ़्फ़ुस कॉम्प्रोमाइज़ था। तो मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन है जो 10 सेकंड तक अपना सांस मुंह और नाक के रास्ते रोक दे और उसको कुछ भी ना हो? जी, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो जब मैं कहूँ स्टार्ट, तो आप अपना मुंह वैसे बंद कर लें और नाक दोनों हाथों से जैसे चिमटी सी बना के, तो नाक को भी अच्छी तरह बंद कर लें। तो जब मैं स्टार्ट कहूँ, पहले मैं कहूँगा 1 2 3 और फिर स्टार्ट, तो आपने ये करना है। तो आप में से कुछ ने, जब मैंने कहना है कि 10 सेकंड हो गए हैं, तो आपने वो, अगर आपको मुश्किल महसूस हो रही है तो आपने नाक को छोड़ देना है और सांस लेना शुरू कर दें। लेकिन जिनको कोई तकलीफ़ ना हो वो फर्दर उसको पकड़े रखें उसी तरह, और जब मैं 20 सेकंड कहूँ तो फिर उसको वो छोड़ दें। और जिनको 20 सेकंड से भी कुछ ना हो, तो जब मैं 30 सेकंड कहूँ तो वो छोड़ दें, इससे ज़्यादा का तजर्बा ना करें। देखिए, कोई इनहेल एक्सेल नहीं करना, यानी मुंह बंद है और नाक यूँ बंद है। तो मैं चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज में हिस्सा लेना चाहें वो ये काम करें, जो एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो वो ये काम ना करें। तो जब मैं 1 2 3 कहूँ, 1 2 3 कहूँ और उसके बाद कहूँ कि स्टार्ट, तो आपने उससे पहले ही, यानी तकरीबन स्टार्ट के लफ्ज़ के साथ ही नाक पे हाथ रख के बंद कर देना है। और उसके बाद मैं कहूँ कि 10 सेकंड, तो फिर जो मुश्किल महसूस कर रहे हैं वो छोड़ दें, नहीं तो फिर 20 सेकंड पे, नहीं तो फिर 30 सेकंड पे। अच्छा, आपके पास किसी के पास घड़ी है जो सुई वाली घड़ी हो? लाइए मुझे दीजिए टाइमर, ये मैं प्रेस करूँगा ना। लो जी, हम ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये आप एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ हर घंटे बाद कर सकते हैं, बल्कि हर घंटे बाद सांस की एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद। और आप देखेंगे कि आपकी जो सांस रोकने की सलाहियत है वो 10 सेकंड से बढ़ती बढ़ती 1 मिनट तक चली जाएगी, जिसका मतलब है कि आप बहुत सेफर लिमिट में आ गए हैं। अगर 10 सेकंड भी हम नहीं अपना सांस बंद कर सकते तो ये काफ़ी बड़ा इशारा है कि हमें सांस का मसला हो सकता है कोरोना की वजह से। यानी जिन लोगों को कोरोना से वास्ता पड़ा हुआ है तो उनको 10 सेकंड के लिए सांस रोकना भी उनके लिए मुश्किल होता है, कि इसका मतलब है कि वो ये फ़ाइट अच्छी तरह से नहीं कर रहे। तो मैं शुरू करने लगा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। दस सेकेंड। बीस सेकेंड। 30 सेकेंड। जी, 30 सेकंड सब किसी अच्छा, 30 सेकेंड के बाद किसने, 30 सेकेंड तक किसने किया? वो ज़बरदस्त। अच्छा, 20 सेकेंड तक किसने किया? और 10 सेकेंड तक?
आपने 10 सेकेंड। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मेजॉरिटी जो है उन्होंने 30 सेकेंड का टेस्ट भी पास कर लिया, जबकि टेस्ट सिर्फ 10 सेकेंड का पास करने की ज़रूरत है। ठीक, लेकिन व्हाट इफ़ अगर आप अपने सांस के निज़ाम पे फोकस कर लेते हैं, छोड़ दे बाकी सारी बातें, आप सांस के निज़ाम पे फोकस कर देते हैं, यानी हर घंटे के बाद आप जब ख़बरें सुनते हैं तो ख़बरें सुनने के साथ साथ आप लंबा सांस लेते हैं और उसके बाद उसको रोकते हैं, कोई नाक पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, और लंबा सांस लेते हैं और फिर रोकते हैं और फिर आप खूब ज़ोर से हवा बाहर निकालते हैं और फिर लंबा सांस लेते हैं, और ये काम आप 3 मिनट तक करें। इसके अलावा अगर आप एक नाक वाला हिस्सा जो है बंद करें नाक को, और दूसरे से सांस अंदर खींचें और फिर उसको बंद करके पहले वाले से सांस निकालें, तो आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स भी बहुत अच्छी तरह से काम करने लगेंगे। अच्छा, अगर आप पैदल भी चलेंगे और लंबी वॉक करेंगे तो पैदल चलने के दौरान भी आपकी हार्ट बीट 160 तक जा सकती है, जिसका मतलब है कि आपकी सांस की रफ्तार जो है वो भी उसी लिहाज से तेज़ हो रही है। तो अगर आप, हाँ जी करा दो, तो इन्होंने पैम्पर क्यों नहीं बांध देंगे? मेरा ख्याल है अब बाकायदा सेशन शुरू होंगे तो पैम्परिंग सिस्टम रखेंगे। अच्छा, भागना दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना घर में, ये आप अपने सांस के निज़ाम की हिफाजत करेंगे। इसके अलावा गरारे करना नमक वाले पानी के, गर्म पानी के, जिससे आपका गला बेहतर रहेगा, गला तर रहेगा, और नाक में पानी, साफ़ पानी, गर्म पानी जो नाक में लेके जाना, क्योंकि पानी अंदर नहीं रह सकता, उसने बाहर आना है, तो वो पानी जो अंदर जाएगा वो गलाजत अंदर की निकालेगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने सांस के निज़ाम को अच्छा रखने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि स्टीम इनहेल करें। स्टीम यानी जो पानी की भाप होती है, या आप गर्म पानी से गुस्ल करें और गर्म पानी बड़े बर्तन में ले लें, तो उसमें से वैसे ही भाप काफ़ी हो रही होती है, तो उसको अगर आप सांस लें तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो जो असल में फ़ोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा सांस का निज़ाम ठीक रहे, और ये जो हमें टेंशन होती है, ये इसका भी बेहतरीन इलाज है। यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और वॉक करना हमारी टेंशन का भी बेहतरीन इलाज है। लेकिन जो एक नुक्ता आपने बताया कि जो बहुत ही कारआमद नुस्खा है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हमेशा किसी भी टीम में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी मुआशरे में हो, अपने आप को और अपने प्यारों को, अपने बच्चों को ये सबक देते रहें कि उन्होंने फिटेस्ट रहना है। फिटेस्ट यानी जहाँ भी फिट रहने का मुकाबला हो वो फिट पाए जाएं। और मैं आपको बताऊं कि किसी बड़ी से बड़ी वबा, जैसे कि ये कोरोना वायरस की वबा है जो कि वुहान में 2 महीने पहले लोगों को लुक़मा अजल बना रही थी, तो बड़ी से बड़ी वबा में भी आपको कितना फिट रहने की ज़रूरत है, अगर मैं वो बताऊं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको 10,000 में से आखिरी 3 बंदे नहीं बनना। 10,000 में से आखिरी 3 बंदे नहीं बनना। वुहान में 10,000 बंदों में से 3 बंदे जान से हाथ धो गए। यानी 1 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी में से, तो आप समझ लीजिए कि 10,000 में से 3 बंदे आपने नहीं बनना। मुश्किल नहीं ना, कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए आपने कहा कि कोई मुश्किल नहीं, तो ये आपने किस बिना पे कहा? आपने कहा नहीं मुश्किल, किस बिना पे? हाँ, नहीं, डाइट ज़्यादा से ज़्यादा खाना। हाँ, नॉर्मल खाना, अच्छी हेल्दी डाइट। अच्छा, और वॉक अपनी बेहतर रखना। और जिसको वाचिंग द टीवी, तो एक एंकर कह रहे थे कि वॉक, आजकल तो पार्क ही बंद है, तो वॉक हम कहाँ पे करें? जिस पार्क में मैं जाता हूँ वो तो बंद है,
तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा था कि वाकई ये कोई स्पेशलिटी ये हमने अपनी ज़रूरत बनाई हुई है कि पार्क में ही जाना है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी बंदा ये कहता है ना कि आजकल पार्क्स बंद हैं, ये वही बात है कि जैसे मुझे बचपन में मेरी वालदा कहती थी ना, बाज़ार से जाके ये माश की दाल लाओ, तो मैं कहता था मिली नहीं, आजकल मार्केट में है ही नहीं। मतलब ये मार खाने वाली बातें हैं। देखिए, जब भी आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। कंफर्ट जोन से, ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं कि ये है कंफर्ट जोन और ये हम इससे बाहर आ गए। तो जब भी दिन में मौका मिले किसी वक्त कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर जाने का मतलब है कि अगर आपको एक मंजिल चढ़ के ऊपर जाके कोई चीज़ लेके आनी है और आप कहते छड्डो रहने दो या किसी मुलाजम को बुलाओ, तो ये हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक ज़रिया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अगर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और इसको अगर लोअर रखा जाए तो ये भी सर अपनी देखिए, जहाँ भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जहाँ भी हम चीज़ों को पसे पुश डालते हैं, अगर हम उन्हें बर वक्त कर लें तो समझे कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी एक साहब ऊपर खाने का इम्तिहान दे रहे हैं, खाना पकाने का इम्तिहान दे रहे हैं, तो जब वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए तो मैंने कहा अच्छा आपसे क्या पकवा के देखा जाए? कहते कुछ भी। मैंने कहा अच्छा आपसे चने की दाल पकवा के देखते थे। हाँ जी, चने की दाल तो मैं 2 तरीके नाल पका लेना, तो चने की दाल बना देने। मैं कहा एक ही दफ़ा दाल बनाएंगे तो वो 2 तरीके से कैसे बनाएंगे? कहते यही तो मेरा कमाल है। मैंने कहा अच्छा चले चने की दाल को छोड़े, अगर माश की दाल हो, कहते हो तो मैं 3 तरीके नाल बना लेना। मैं कहा अच्छा यार 3 तरीक़ों से कैसे? तो कहता है एक में ये होता है, एक में ये होता है, एक में ये होता है। मैं कहा अच्छा माश की दाल को भी छोड़ो, ऐसे करो कि मुर्ग चने बना दो। कहते वो तो मैं बहुत बढ़िया बना लेना हुने। मतलब हर चीज़ के लिए वो रेडी था, हर चीज़ के लिए वो रेडी था। उसको कुछ भी आप कहें ना कि है तो कहना है तो मैं कर लेना। अच्छा, ये बंदा होता है जो कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तैयार रहता है। एक बंदा होता है कहता ओहो ए की नवा कम पै गया। अभी आप अंदाज़ा करें कि ये कोरोना वायरस की जो वबा फैली है, कुछ लोग कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि चलो काम तो नहीं ना करना पड़ेगा। लाहौर में कौमी तराना पता है क्या है कि काम जवान की मौत होती है। क्या जी डॉक्टर एजाज, वो क्या आपका फिक्र है? ये क्या बोला? कम जवान दी मौत है। तो उनको अल्लाह दे बहाने, मतलब ज़ाहिर है एज ए CEO हर डिफ़िकल्टी तो मेरे तक ही आती है। कराची से फ़ोन आ रहा है कि जी वो फ़लाने डॉक्टर साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरी फूफो की बेटी को कोरोना वायरस हो गया है, तो मैंने अपने आप को घर में महदूद कर लिया 15 दिन के लिए, तो मैं टेलीफोन पे मरीज़ों का इलाज कर लूँ। तो मैंने उनको पैगाम दिया कि नहीं टेलीफोन तो असी आपे कर लांगे, तुसी आके ही करो। तो और भी लोग इस तरह करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक CEO के लिए ये भी एक मौका होता है कि वो देखना चाहता है कि उसके वर्कर्स में से इस तरफ वाले कौन से हैं और इस तरफ वाले कौन से हैं। ये भी तो मौका होता है ना देखने का कि मुश्किल में काम आने वाले कितने हैं और अच्छे वक्तों में मीठी चूरी खाने वाले मजनू कितने हैं। मुझे बताइए कि एक CEO के तौर पर आप क्या चाहेंगे कि आपके साथी मुश्किल में काम आने वाले हों या वो मीठी चूरी खाने वाले मजनू हों? काम आने वाले हो ना, बात तो वो होती है। और उसके लिए ये लाजिम है कि पहले मैं अपने घर बैठ जाऊं और नदीम साहब को कहूँगी जी तुसी काम करो, और कामरान को कि तुसी आए हो ना, मैं तो ज़रा मैं कारियाँ। ठीक, ये तरीका है। हाँ, मुझे भी मशवरा देते हैं मेरे अजीज़ अकारब रिश्तेदार बच्चे, कहते हैं कि आप ज़्यादा दर्शन ना दें आजकल, आप पीछे रह के तो टेलीफोन पे काम करें। मैं कहा नहीं, मैं टेलीफोन वाला काम नहीं समझता मेरा है,
अगर मैं फ्रंट से लीड नहीं कर सकता, मैंने कहा था ना कि ये सिलसिला भी हम करते रहेंगे, चाहे मैं अकेला ही करूं। जब तक मेरे में सांस है, जब तक मेरे में दम है, तो मैं ये करता रहूँगा। लेकिन आज भी आप सब बैठे हुए हैं ना करते तो मायूसी थी ना। हमने अपना काम तो किया है ना। हमने ये कहा कि जी 4-4, 5-5 फुट के फासले पे बैठ के कर लेंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो हम सेशन 2 कर देंगे ताकि रश ना इकट्ठा हो, और हम एक की बजाय 2 सेशन कर देंगे, एक होके चले जाएंगे तो फिर दूसरे आ जाएंगे। कोई ना कोई हल इस जानिब निकालना है कि जिससे ये ना तासुर मिले कि कोरोना तो बीमारी है, तो नशा बीमारी नहीं है, ये मस्ती है। यानी हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये बड़ी डेवस्टेटिंग डिजीज़ है। ये आप कभी उस घर में कुछ दिन गुजार के देखें जहाँ नशे की बीमारी हिट करती है, और ना ये जीने देती है ना ये मरने देती है। लिहाजा ठीक है, कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल है वो भी करने की ज़रूरत है, और बात वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो आजकल जिसकी आनियाँ जानियाँ हैं वो भी अच्छा है, कई लोग इम्तिहान के करीब भी पढ़ के अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन असल में तरीका क्या है कि सारा साल आप पढ़ते रहें। असल तरीका यह है कि सारा साल आप पढ़ें, और जब इम्तिहान आए तो थोड़ा और पढ़ लें। लेकिन वो जो एक तरीका है ना, जो होएगा कोरोना तो बाद ही होएगा। और हमारे नशे की बीमारी में भी वालिदैन अक्सर मुझे कहते हैं कि जी मैं तो 2 साल होए ने डॉक्टर साहब कम छड़ता है, जो पुत्र ठीक होएगा तो मैं काम करांगा। आपको पता है कितने % वालिदैन ये करते हैं? पता है आपको? कुछ किसी को पता है कि कितने % ये वालिदैन करते हैं? कितने % वालिदैन ये करते हैं कि उनका बच्चा नशे की बीमारी में है, ज़रूरी नहीं कि वो इलाज भी कराएं, लेकिन वो काम करना छोड़ देते हैं, कहते हैं जो पुत्र नशा छड़ेगा तो मैं काम कराऊंगा। जी मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं शमाइला से पूछता हूँ, इनका काफ़ी तजर्बा है। मोर देन 60। आप नदीम? सर ये तो डायरेक्ट वो बता रहे हैं जो छोड़ ही देते हैं, जिनके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट हो जाती है, उनकी तादाद तो इससे 80% होगी जिनकी क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, कोई होगा जो कि 1% भी नीचे ना जाने दे, 1% भी अपने काम की क्वालिटी और बच्चे के इलाज में भी दिलचस्पी ले। ही इज़ द विनर, ही इज़ द विनर। कि जो अपने काम की क्वालिटी को गिराए बगैर बच्चे की क्वालिटी ऊपर ले आए। जिसने अपनी क्वालिटी गिरा दी, उसने बच्चे की क्वालिटी क्या ऊपर लानी है? तो उनमें भी हमेशा हम कहते हैं कि देखें, आपने अनकॉन्शियसली लाशौरी तौर पर पूरी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, क्योंकि आपका बच्चा नशे की बीमारी में मुब्तला है। आप सोच रहे हैं कि ये मई में, जून में, जुलाई में या अगस्त में जाके नशा जब छोड़ेगा तो फिर मैं काम करूँगा। लेकिन आपको पता है जब बच्चा नशा छोड़ भी देता है तो वो क्या करता है? ऐसा वालिद क्या करता है? कहता हूँ उन तक काम की आदत ही नहीं रही, क्योंकि उसमें जो मेहनत लगती है, जो कोशिश लगती है, जब बच्चा ठीक भी हो जाता है तो फिर काम करने की आदत नहीं रहती। बेहतरीन तरीका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है कि पहले ख़ुद सर्वाइव करे मुश्किल तरीन हालात में, फिर अपने बेटे को मुश्किल में से निकाले, और अपनी किसी कमज़ोरी को अपने बेटे के इलाज की राह में रुकावट ना बनने दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोरोना की बीमारी बहुत अहम है, नशे की बीमारी उससे भी अहम है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिल्कुल इसी तरह अहम है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। डायबिटीज़ की बीमारी बहुत अहम है, दिल की बीमारी बहुत अहम है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और बेशुमार बीमारियां हैं, ज़चगियों में जो अमवात हो जाती हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है। जो बच्चे हैं जो पैदा होते ही बिन खिले मुरझा जाते हैं, इस बात को प्रिवेंट किया जा सकता है। गंदे पानी से जो बीमारियां फैलती हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन उनका कोई वाली वारस इस तरह नहीं है जैसे कि कोरोना का है, क्योंकि ये WHO इस पे तवज्जो दे रही है और उनका ख़्याल है कि कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए ठीक ठाक रौला चाहिए और बाकी बीमारियों की खैर है।
कि उसमें इस तरह का खौफ, इस तरह की दहशत नहीं है जिस तरह के कोरोना की बीमारी में है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज टेक होम जो चीज़ है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी भी कि अपने आप को फिट बनाने के लिए अपने निज़ाम तनफ़्फ़ुस पे काम शुरू कर दें और खाना पीने का ख्याल रखें और नींद का ख्याल रखें और लड़ाई झगड़ा छोड़ दें सिर्फ 2 महीने के लिए, फिर लड़ लेना कोई बात नहीं। सिर्फ वक्ती तौर पर जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दें। घर के अंदर मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, माँ बाप और औलाद का लड़ाई झगड़ा, इसके लिए फिर भी बड़े मौक़े आ जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होती है जैसी कि अब है तो लड़ाई झगड़े से मुकम्मल परहेज़ रखें। थैंक यू वेरी मच।